दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है दुनिया के जाने माने सीरियल किलर में से एक, जो कि हमारे ही देश के मुंबई शहर का था, जिसने 60 के दशक में मुंबई शहर में आतंक मचा दिया था। उसके आतंक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने दूध पीते हुए बच्चे तक को नहीं छोड़ा था और उन्हें भी बेरहमी से मार दिया था। उसका आतंक ऐसा था कि मुंबई जो 24 घंटे जागने के लिए मशहूर है, जहां कभी भी रात नहीं होती, वो शहर सूरज ढलने से पहले ही बिल्कुल शांत पड़ जाता था। लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। साल 1968 जुलाई में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास पेंसर नाम के इलाके में एक कत्ल की जानकारी मिली। पुलिस बिना देरी के लोकेशन पर पहुंची तो देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है, जिसके सर पर वार करके उसे मारा गया है। पुलिस ने गौर किया तो पाया कि हत्या जिस हथियार से की गई होगी वो कोई नुकीला और भारी हथियार रहा होगा। वहीं झोपड़ी में एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ सहमी हुई बैठी थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या उसने किसी को देखा था, तो औरत ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि रात के वक्त अंधेरे होने की वजह से वो किसी को भी नहीं देख पाई थी। पुलिस ने इस मामले को आपसी रंजिश समझकर कोई खास एक्शन नहीं लिया, बस केस दर्ज कर लिया और वो केस किसी फाइल में दब कर रह गया। कुछ ही देर में पुलिस को दूसरे कत्ल की भी सूचना मिली। पुलिस को पता चला कि वहां से कुछ ही आगे मलाड में एक और कत्ल हुआ है, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था और झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सर पर किसी नुकीली चीज से वार करके उसे मारा गया था। यहां पर भी पुलिस ने बस खाना पूर्ति का ही काम किया। पुलिस ने बयान दर्ज किया और बस मामले को ठंडा छोड़ दिया। इसी घटना के लगभग एक हफ्ते बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहां तक कि उनके दूध पीते 2 महीने के बच्चे तक को मार दिया गया। एक बार फिर पुलिस मर्डर लोकेशन पर पहुंची, लेकिन इस बार इस दहशत के मंजर को देखकर पुलिस भी दहल गई और यहाँ पे मारने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही था। लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ लगा और वो था कातिल का छाता और कत्ल का हथियार। पुलिस को वहां एक मोटी रॉड मिली जो आगे से नुकीली थी और मुड़ी हुई थी किसी हुक जैसे। इस हथियार को देखकर पुलिस वाले के दिमाग में पिछले दोनों मौतों की तस्वीर घूमने लगी और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये वही कातिल है जिसने पहले 2 कत्ल किए हैं। हालांकि पुलिस को इस सारे कत्ल में क्लू मिलता दिख रहा था, लेकिन अफसोस कि कातिल के छाते और हथियार मिलने के बावजूद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं मिल पाया, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा थी कि छाते और हथियार पे कातिल के फिंगरप्रिंट्स धुल चुके थे। अब तक एक के बाद एक हो रहे कत्ल ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी और पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा था। पुलिस कातिल को ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बिना किसी सबूत और क्लू के ढूंढती भी तो कैसे। और इसी बीच कांडीवली इलाके में एक स्कूल टीचर की मौत उसी तरीके से फिर हुई। एक के बाद एक मौत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ कभी कोई सुराग नहीं आता। हालांकि इन सब मौतों में एक चीज थी जो सेम थी, और वो था कि सब की सब मौतें रात के वक्त की गई थी। कोई भी मौत दिन में नहीं हुई थी। दूसरा, सबके सर पर ही वार करके मारा गया था। और तीसरा जो सबसे अहम था वो ये कि मरने वाला कोई भी अमीर या हाईफाई घर के लोग नहीं थे। सब गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, जिन्हें कातिल अपना शिकार बनाता था। सीरियल किलर का आतंक इतना ज्यादा फैल चुका था कि कभी ना सोने वाले मुंबई में दिन के वक्त भी रात जैसा सन्नाटा होने लगा था। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में बंद ही रहते थे। कई इलाकों के घरों के मर्द शाम के वक्त लाठी लेकर पहरा देने लगे थे ताकि वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक के बाद एक कत्ल का सिलसिला चलता ही रहा और किसी ने भी कातिल की एक झलक तक नहीं देखी। और इतने कत्ल होने के बावजूद भी जब कातिल की एक झलक नहीं देखने को मिली, तो अंधविश्वासी लोगों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये किसी ऊपरी साए का काम है। उस वक्त मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे ES मोदक और उनके ऊपर इस केस को लेकर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा था। जब मुंबई लोकल पुलिस इस हत्या को रोकने में नाकाम हुई, तब कमिश्नर मोदक ने यह केस CID को दे दिया और CID की एक स्पेशल टीम बनाई गई।
और उस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई रमाकांत कुलकर्णी को। कई सीनियर अफसरों ने इसका विरोध किया और कहा कि इस केस को किसी अनुभवी अफसर को दिया जाए, लेकिन तमाम विरोध को नजरअंदाज करते हुए ये केस उन्हें ही सौंपा गया। डीसीपी कुलकर्णी ने करीब 2000 पुलिस वालों की एक टीम बनाई और उस कातिल को पकड़ने के लिए टुकड़ियों में वो पुलिस वाले गश्त करने लगे। इसी बीच उस दिन का एक इंस्पेक्टर, जिनका नाम था विनायक वकाटकर, उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले 1965-66 के बीच इसी तरह की सीरियल किलिंग्स की घटना हुई थी। उस वक्त ये घटनाएं बॉम्बे के बाहरी इलाके ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ करती थी। उस वक्त भी 19 लोगों पर इस तरीके के हमले किए गए, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई। और अभी जो कत्ल हो रहे हैं और जो पहले के कत्ल थे, उन दोनों में काफी सारी समानताएं देखने को मिल रही हैं। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक वकाटकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हुआ करते थे और जब इन घटनाओं के बारे में जानकारी मिली तो घटना के इलाके में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी। एक रात जब इंस्पेक्टर वकाटकर खुद पेट्रोलिंग कर रहे थे तो आधी रात के वक्त उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी बिना किसी डर के चला जा रहा है। वो देखने में भी काफी संदिग्ध लग रहा था। एक तरफ जहां डर से लोग घर में छुपे बैठे हैं, वहां ये अकेला आदमी इस तरह से कॉन्फिडेंट होकर चल रहा है, वो अपने आप में ही काफी ताज्जुब की बात थी। इंस्पेक्टर उसके पास गए और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रमन राघव बताया। उस पर शक होने की वजह से इंस्पेक्टर ने उसकी तलाशी ली और उसकी जेब से एक डायरी मिली जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे, खत्म और खल्लास। इंस्पेक्टर ने जो उसे पढ़ा, रमन राघव को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। उसके बाद जब इंस्पेक्टर वकाटकर ने इसकी हिस्ट्री निकाली तो उसके कई नाम निकले, जैसे सिंधी दलवाई, अन्ना वगैरह वगैरह। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिनवली जिले के अंग्रेश्वर निल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से ही ये आदमी को चोरी की आदत लगी थी। जब ये 20 साल का हुआ तो अपने गांव से भागकर मुंबई आ गया और यहां उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और उस फैक्ट्री में भी चोरी कर कर भाग गया और इसी चोरी की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने रमन राघव को भाईखला जेल भेज दिया। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी ये सुधरा नहीं, बल्कि इसकी चोरी ने डकैती का रूप ले लिया और एक बार फिर पकड़ा गया और 5 साल के लिए जेल गया। उसकी सारी हिस्ट्री जानने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर ने रमन राघव से अभी हुए मर्डर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो खामोश रहा। पुलिस वाले ने रमन राघव के ऊपर हर तरीके का टॉर्चर किया ताकि उसके मुंह से सच निकलवाया जा सके, लेकिन वो सच नहीं बोला। जब राघव पर किसी टॉर्चर का असर नहीं हुआ तब उसे 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर दिया गया और इंस्पेक्टर वकाटकर ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो मुंबई में नजर आया तो उसकी खैर नहीं। और इन 2 सालों में मुंबई में बिल्कुल शांति थी। अब 2 साल के बाद ये कत्ल फिर से शुरू हुए थे और रमन राघव को दिए हुए 2 साल की अवधि भी पूरी हो गई थी। ये सारी चीजें जानकर डीएसपी कुलकर्णी को यकीन हो गया कि वो सारे हमले रमन राघव के जरिए ही हो रहे हैं और वो 2 साल बाद मुंबई लौट चुका है। उन्होंने रमन राघव के सारे रिकॉर्ड निकलवाए। उन रिकॉर्ड्स में उसके फिंगरप्रिंट्स से लेकर उसकी फोटो तक मौजूद थी और उससे जुड़ी वो सारी जानकारी थी जो पुलिस के काम आ सकती थी। उन्होंने रमन राघव की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी और अलर्ट करवा दिया कि ये आदमी जहां भी दिखे उसे फौरन गिरफ्तार करके लाया जाए। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट रमन राघव को खोजने में जुट गया। इसी बीच रमन राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात मलाड के चिचोली में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। इसी कत्ल के बाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची और शायद इस बार पुलिस डिपार्टमेंट का भाग्य अच्छा था कि उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिले और उन्होंने तुरंत रमन राघव के फिंगरप्रिंट्स से मिलाए और यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि दोनों फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच कर गए। अब ये तो श्योर हो चुका था कि इस सब के पीछे रमन राघव का ही हाथ है, लेकिन राघव है कहां, इसका कुछ पता नहीं था। पुलिस पूरे जी जान से उसे ढूंढने में लगी हुई थी। इसी छानबीन में पुलिस रमन राघव की फोटो लिए पोईसर के इलाकों में पहुंची और वहां उन्होंने मंजुला बाई दलवाई नामक एक औरत को उसकी फोटो दिखाई और उस फोटो को देखते ही वो औरत पहचान गई और बोली कि ये तो अन्ना है। आज सुबह ही उसने उसे पानी भरने के वक्त देखा था।
पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि यह आदमी कहां रहता है, तो उसने बताया कि वो नहीं जानती कि वो कहां रहता है, आज उसे बहुत दिनों बाद दिखा था। उसकी बात सुनकर पुलिस ने उससे राघव के हुलिये के बारे में पूछा कि आज उसने किस तरीके के कपड़े पहने थे, और मंजुला बाई ने बताया कि उसने सुबह नीली शर्ट और खाकी रंग की हाफ पैंट पहनी थी और भूरे कलर के जूते पहने थे और उसके हाथ में एक छतरी भी थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने वायरलेस के जरिए ये खबर फैला दी कि इस हुलिये का कोई भी आदमी मिले तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगले दिन 27 अगस्त 1968 को एलेक्स नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी भिंडी बाजार के आसपास उसी हुलिये में घूमता दिखा। उसके हाथ में जो छतरी थी वो गीली थी और जूतों में कीचड़ लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो कहीं दूर से आया है जहां बारिश हुई हो। लेकिन उस एरिया में कहीं बारिश नहीं हुई थी। उन्हें लगता है कि ये रमन राघव है, मगर फिर भी एक बार कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि ऐसे कपड़े जिसने भी पहने हैं वो रमन राघव ही हो। जब सब इंस्पेक्टर उसके नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे जैसे पड़े हुए थे। उसके बाद जब उसकी तलाशी हुई तो उसके पास 2 चश्मे, 2 कांधे, 2 अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, लहसुन, चाय पत्ती और 2 कागज मिले जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। जब इंस्पेक्टर ने उसका नाम पूछा तो उसने सिंधी दलवाई बताया। एलेक्स को याद आता है कि रमन राघव का एक ये नाम भी था। हैरानी की बात थी कि जब एलेक्स उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा तो वो बिना किसी विरोध के उसके साथ चल पड़ा। उसे पुलिस स्टेशन लाने के बाद एलेक्स अपने सीनियर को इसकी जानकारी देता है